करेंगे। Now, bailment is something which is like very simple, but अगर आप इसको जैसे फ्रेंच वर्ड इनका है उसके हिसाब से देखें तो इट मीन्स टू डिलीवर। यानी बेलमेंट का मतलब ये है कि मैंने आपके पास कुछ रखवा दिया, ठीक है, आपको कुछ दे दिया। इसमें बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल इज लाइक सेल इज व्हेन आई गिव यू द होल कस्टडी ऑफ ओनरशिप ऑल्सो एंड कस्टडी ऑल्सो। इसमें सिर्फ मैं हैंड ओवर करती हूँ, इसमें सिर्फ पोजेशन जाएगी। तो एज पर सेक्शन 148 बेलमेंट में सिर्फ डिलीवरी होती है गुड्स की by one person to another for some purpose upon a contract, that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर कर रहा है कुछ पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो गुड्स या तो वापस आ जाएंगे या फिर डिस्पोज कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन जो उसको डिलीवर कर रहा है। किसी भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक बेलर होगा और एक बेली होगा। बेलर जो होगा वो पर्सन वो होगा जो गुड्स डिलीवर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अपनी बुक दे रही हूँ तो मैं बेलर हूँ और आप बेली हूँ, ठीक है। यानी बेली कौन हो गया? जिस पर्सन के पास गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, और बेलर जो दे रहा है। If I am giving you the book, I am the bailiff, you are the bailey. Maybe I am also leaving my horse at your place. I am going out of station, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई ये घोड़ा अपना पास रख लो। तो ये वहां पर भी मैं बेलर रहूंगी, आप बेली रहेंगे, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल है वेयर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। एक्स इज द बेलर, वाई इज द बेली। तो जब एक्स अपनी गाड़ी जो है रिपेयर के लिए भी दे रहा है, एक्स जो है वो बेलर हो जाएगा, वाई बेली। सेम वे अगर हम कोई कपड़ा टेलर को दे के आते हैं तो वो भी बेलमेंट है। एंड कोई अगर हम किसी फ्रेंड को कोई गुड्स दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तो भी वो बेलमेंट है। कैरेज के लिए ब्लू डार्ट को गुड्स देना वो भी बेलमेंट है। बेलमेंट में जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन मिले, जरूरी नहीं है कि ना भी मिले, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट? लेट अस गो थ्रू देम नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपका एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, इधर वेज आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है इस, एज आई टोल्ड यू। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, और कुछ पर्पस होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि बेलमेंट सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए होती है, कभी भी इमूवेबल गुड्स यानी कि लैंड वगैरह का बेलमेंट हम नहीं कर सकते। तो जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकती है, बेलमेंट सिर्फ उसी की होती है। एंड ये दो तरह से अभी यहाँ पर लिखी हुई है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल होता है जब मैंने गुड्स आपको एक्चुअली हैंड ओवर करे, जैसे गाड़ी रिपेयर के लिए दी, तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गया। कंस्ट्रक्टिव हो गया कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसका इफेक्ट ये है कि गुड्स आपकी पोजेशन में आ गए। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी की चाबी देना, तो वर्कशॉप डीलर को जब हम गाड़ी की चाबी दे रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक सिंबॉलिक भी होती है कि जैसे मान लीजिए गोडाउन में कागज पड़े हैं मेरे, सॉरी गोडाउन में गुड्स पड़े हैं मेरे, और मैंने वो गोडाउन ही आपके नाम कर दिया, ठीक है। तो वो जैसे कागज आपके नाम हो गए, गोडाउन आपके नाम हो गया, सामान भी आपके नाम हो गया। तो इन अदर वर्ड्स सिंबॉलिक डिलीवरी से वो आपके पास पोजेशन पहुंच गई। देन पर्पस एज वी डिस्कस्ड इज दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, ठीक है। द पर्पस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पोजेशन में, पोजेशन की जहां तक बात है, बेलमेंट में पोजेशन जो है वो बदलती है, ठीक है। और पोजेशन जो है वो फिजिकल डिलीवरी से भी बदल सकती है या फिर अदरवाइज भी बदल सकती है, बट ओनरशिप से कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मैंने बोला कि अदरवाइज का मेरा एग्जांपल, जैसे गोडाउन में पड़े हुए गुड्स पहले मेरे थे फिर आपके हो गए। सो वेर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजेशन ही डज नॉट बिकम अ बेली। तो पोजेशन नहीं है तो बेली नहीं है आप। अगर आपके पास पोजेशन है तभी बेली है, चाहे वो पोजेशन आपके हाथ में आई है चाहे वो अदरवाइज आई है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वेंट ऑफ अ मास्टर है, वो गुड्स की कस्टडी में है। तो वो देखिए, सर्वेंट ऑफ अ मास्टर हु इज इन कस्टडी ऑफ गुड्स, यानी मैं मास्टर हूं, मान लीजिए मेरा कोई सर्वेंट है, उसके पास कुछ गुड्स हैं, ठीक है। तो वो बेली नहीं है, मैंने उसको सिर्फ सामान पकड़ाया हुआ है, लेकिन वो बेली नहीं है, क्योंकि जो पोजेशन है वो भी किस पर्पस के लिए होगी। जस्ट बिकॉज मैंने उसको बोला कि तू ये पकड़ के खड़ा हो, दैट डजंट मीन कि वो बेली बन गया, ठीक है। सिमिलरली, जब हम ऑर्नामेंट्स डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में या लॉकर में, तो क्योंकि ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन अ लॉकर जिसकी की स्टिल ओनर के पास है, तो हम इसको बेलमेंट नहीं कहते।
ऑर्नामेंट्स आर इन द पोजेशन ऑफ ओनर दो केप्ट इन अ लॉकर एट द बैंक, तो बैंक के लॉकर में है बट वो पोजेशन में मेरे ही हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो हमारा बेलमेंट है वो हुआ ही नहीं। आप पहले इस पेज के एसेंशियल एलिमेंट्स एक बार देखिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं अगले पेज पे चलती हूँ। क्विकली एक बार गो थ्रू कर लीजिए। रिटर्न ऑफ गुड्स में क्या है, जैसे जो बेली है ही इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। मतलब बेली के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स जो है उसको रिटर्न करने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बुक दी है अपनी, तो उसने वो बुक मुझे रिटर्न करनी है। ठीक है, और वो हो सकता है वो गुड्स एज इट इज रिटर्न करने हो या फिर ऑल्टर करके रिटर्न करने हो। इट शुड बी नोटेड दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड। ऑल्टर का एक कोई एग्जांपल दिमाग में आता है, जैसे शर्ट, हम कपड़ा दिया शर्ट होके बन के आएगा, ठीक है, तो वो ऑल्टर हो गया, सेम हो गया जैसे बुक दी और वो एज इट इज आ गई। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी अलाउड, यानी कि मैंने आपको हैरी पॉटर दी और आपने मुझे कोई और बुक दे दी, एनिट ब्लाइटन दे दी, तो वो नहीं आना चाहिए। ठीक है। सो बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स इवन नॉट दोज ऑफ हायर वैल्यू। आप ये भी नहीं कि मैंने मान लो सिल्वर बैंगल दी, आपने गोल्ड बैंगल दे दी कि चलो हो गया, नहीं। तो हायर वैल्यू का भी नहीं आप कह सकते। तो जो रिटर्न है वो एज इट इज आपका आना है। नाउ डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न्ड बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। तो जो मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बेलमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो मनी हमें बैंक वापस करता है वो वही नोट तो नहीं है जो हमने जमा करा है। दैट मीन्स अगर मैं मान लीजिए आज 10,000 का कैश डिपॉजिट करके आई हूं, तो क्या ये बेलमेंट है? आंसर इज नो, बिकॉज द 10,000 विच आई विल विड्रॉ, I don't know first of all whether I am going to withdraw in cash or not, but supposing I withdraw, then also it is not the same note. So because of this point, it is not bailment. नाउ कम्स टाइप्स ऑफ बेलमेंट। बेनिफिट के बेसिस पर बेलमेंट तीन तरह की होती है। यानी कि अगर मैं आपको सामान दे रही हूं तो हो सकता है वो मेरे बेनिफिट के लिए हो सकता है वो आपके बेनिफिट के लिए हो सकता है वो हम दोनों के बेनिफिट के लिए हो। ठीक है। मेरे बेनिफिट के लिए जैसे कि अगर आप किसी नेबर को कुछ सामान दे रहे हो सेफ कस्टडी के लिए, जिसमें पैसे भी नहीं ले रहे हैं, मतलब वो हमसे पैसे नहीं ले रहे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं और आपके कुछ सेफ वैल्यूएबल्स हैं तो आप अपने नेबर को देके जा रहे हो, तो ये सिर्फ आपका बेनिफिट है बिकॉज ही इज नॉट नॉट चार्जिंग। सेम वे अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे साइकिल मांग रहा है या कोई बुक मांग रहा है और आप उसको लेंड दे रहे हो तो ये उसका फायदा है, आपका उसमें कोई फायदा नहीं। तो जिसको आप दे रहे हो उसका फायदा है, तो बेली का बेनिफिट हो गया। एंड दोनों का बेनिफिट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा क्लॉथ दे रहे हैं हम, या गाड़ी दे रहे हैं रिपेयर के लिए, या वॉच दे रहे हैं रिपेयर के लिए, तो एक को रिपेयर चीजें मिल रही हैं, करी हुई चीजें, और एक को उसके बदले में पैसा मिल रहा है। ना ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, बेलमेंट जो है दो तरीके से आती है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब पैसे के बेसिस पर। तो एक होती है आपकी ग्रेटिट्यूस बेलमेंट जो कि फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है, और नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट जहां पर दोनों को कुछ बेनिफिट मिलना है लेकिन पैसे की बात नहीं है। ठीक है, सॉरी पैसे की बात है, यहां पर फ्री ऑफ चार्ज है। ग्रेटिट्यूस में इट इज फ्री ऑफ चार्ज, नॉन ग्रेटिट्यूस मीन्स दोनों को कुछ बेनिफिट मिलना है। ग्रेटिट्यूस में जैसे हमने ऊपर जितने भी पढ़े जिसमें किसी को कोई एक को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो वो सारी ग्रेटिट्यूस है। जैसे बुक देना या कुछ नेबर को आपने सेफ कस्टडी के लिए सामान दिया, वो ग्रेटिट्यूस हो गया। एंड नॉन ग्रेटिट्यूस हो गया कि जैसे कि वॉच रिपेयर के लिए देना, जहां पर हम एक कंसिडरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर यानी जो सामान दे रहा है उसकी क्या ड्यूटीज हैं, पहले तो यही चार से देख लेते हैं। ये 150, 158, 159 और 164 सेक्शंस में गिवन है। पहले तो उसको डिस्क्लोज करने हैं नोन फैक्ट्स, फिर नेसेसरी एक्सपेंसेस कुछ बियर करने हैं, बेली को इंडेमनीफाई करना है, एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स बैक। यहाँ बैक नहीं लिखा बट आगे आएगा ये चीज। तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 150। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट, क्विकली गो थ्रू दिस ए बी कंटेंट एक बार, ए और बी के कंटेंट को एक बार गो थ्रू की है। ठीक है, जो भी उसने गुड्स रखवाए हैं बेलर ने, उसके बीच में उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है तो उसको बताना है। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, एक तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में और एक नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या लिखा है कि बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, ठीक है, एंड विच materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risks, and if he does not make such disclosure he is responsible for damage जो कि बेली को डायरेक्टली उससे हो रहे हैं। यानी कि बेलर ने बेली को क्या डिस्क्लोज करना है, वो सारे फॉल्ट्स जो कि उसके मालूम था और जो उनके उसको यूज नहीं करने देंगे वो चीज, और अल्टीमेटली उसको रिस्क हो सकता है उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल ए ने एक हॉर्स लेंड करा जो उसको मालूम है विशियस है, मतलब थोड़ा एग्रेसिव है,
और ये हॉर्स उसने बी को लैंड करा, मतलब बी ए के पास हॉर्स ले मांगने आया होगा थोड़ी देर के लिए राइड के लिए, तो उसने उसको लैंड कर दिया, पर उसको मालूम है ये बहुत एग्रेसिव है, लेकिन उसने ये बात बताई नहीं। और हॉर्स भाग जाता है और बी को बहुत तेज भागता है और बी को चोट लग जाती है। तो अब इस लॉस के लिए जो बी को हुआ है, ए रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिटुडस बेलमेंट द सिचुएशन इज मोर स्ट्रिंजेंट। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, तो बेलर उन गुड्स के उन डैमेजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है या उन डिफेक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिनके लिए जिसके बारे में वो अवेयर हो या ना हो। क्योंकि उसने, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई चीज किराए पे दी है आपको, जैसे गाड़ी किराए पे दी है, और मुझे मालूम है कि उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है, वो हर 2 मिनट में रुकेगी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या अनसेफ है, तो इन दैट केस तो होगा ही होगा। लेकिन मान लीजिए वो गाड़ी किराए पे दे रही हूँ और मुझे नहीं पता उसके इंजन में कोई डिफेक्ट है, स्टिल मैंने वो आपको दे दी क्योंकि मुझे तो पता है ना, मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, और आपको कोई नुकसान होता है, तो उस केस में भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, मेनली बिकॉज इट वॉज बेलमेंट फॉर हायर, दैट मीन्स इट वॉज नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। सो पता हो या ना हो, नॉन ग्रेटिट्यूड में दोनों डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ग्रेटिट्यूड में खाली जो नोन होते हैं उसके लिए आती है। इसमें भी वही चीज है कि ए ने बी से जो एक कैरेज हायर करा था, उसमें पेयर ऑफ हॉर्सेस भी थे और ड्राइवर भी था। ड्यूरिंग द जर्नी एक नट जो होता है बोल्ट वो निकल गया और कैरेज जो है उसमें डिफेक्ट आ गया, कैरेज गड़बड़ हो गया, हिल गया थोड़ा सा और उस गिर गया ए जो है, और उसको चोट लग गई। तो क्या बी को डैमेजेस देने हैं जो ए को नुकसान हुआ उसके? तो कोर्ट ने कहा यस, इट वाज द बेलर्स ड्यूटी टू सप्लाई अ कैरेज फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज हायर्ड। तो जो पर्पस था वो सॉल्व होना चाहिए, और खास तौर पे जब गुड्स डेंजरस नेचर की हों, एक्सप्लोसिव्स हों, तो इन सच केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ गुड्स। दैट मीन्स अगर कोई जैसे पाउडर दे रहे हैं या कोई आप स्प्रे दे रहे हैं खास तौर पे, तो वो बेलर की ड्यूटी ही होती है कि जब वो गुड्स दे तो उसको बताए कि अच्छा ये आपको यहाँ से दूर रखना है या इसमें प्रिवेंशन एक्सरसाइज करनी है। So this was about defect of goods. Second is duty to pay necessary expenses. Gratuitous bailment. ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ग्रेटिट्यूअस मीन्स कोई चार्जेस तो मिल नहीं रहे हैं। सो गुड्स जो हैं दे आर टू बी केप्ट और टू बी कैरीड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर। यानी कि मान लीजिए कुछ सामान किसी के पास मैंने रखवाया है या उसके ऊपर उसने कुछ काम करना है, एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, ठीक है, कुछ उसको काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस उसको कुछ करना है। तो मान लीजिए उसको, जैसे मैंने मान लीजिए कोई अपना क्या बोलते हैं, कोई एनिमल ही रखवा दिया, तो उस केस में जो उसके रीजनेबल खर्चे हैं, नेसेसरी एक खर्चे हैं, वो मैं बियर करूंगी, ठीक है। सो बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई एनिमल रखवाया, तो वो बीमार हो गया, उसका खर्चा भी मेरा है, और अगर मान लीजिए वो खा पी रहा है तो उसका खर्चा भी है। लेकिन अगर नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, मतलब आपने मेरा हॉर्स किराए पे लिया है, तो खाने पीने का खर्चा आपका होगा, बीमारी का खर्चा मेरा होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ग्रेटिटुअस बेलमेंट में अगर आप कोई भी काम, कोई भी चीज मेरे से ले रहे हो और उसका चाहे यूज भी कर रहे हो, क्योंकि वो आपने मांग के ही ली है, तो उसका यूज भी कर रहे हो, तो ग्रेटिटुअस के केस में तो जो भी है वो सारे खर्चे मेरे हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन ग्रेटिटुअस में, क्योंकि इट इज फॉर हायर, आई एम सपोज टू पे ओनली द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो कि मेरे बिहाफ पर बेली इनकर कर रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए ने एक टैक्सी हायर करी थी फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा। तो ए ने टैक्सी हायर करी बी से, उसको कहाँ जाना है, गुड़गांव टू नोएडा, ठीक है। जर्नी के दौरान एक मेजर डिफेक्ट आ गया, ए को 5,000 रुपीज एज रिपेयर चार्जेस पे करने पड़े। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस हैं, और ये बेलर की ड्यूटी है कि उन एक्सपेंसेस को बियर करे। जो यूजुअल एक्सपेंसेस हैं पेट्रोल के, टोल टैक्स के, वो यहाँ पर बेली को ही करने हैं। एक बार एग्जाम्पल नंबर 10 ध्यान से देखिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैम अगर और ये ग्रेचुइटी पे। Then you also have to, there is a duty to indemnify the bailee for premature termination. Premature termination क्या होता है कि जब हमने जल्दी से, जब टाइम से पहले बेलमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। अम, ये बस याद रखिएगा, यहाँ पर ग्रेटिट्यूअस है, ठीक है, हम ग्रेटिट्यूअस का केस समझ रहे हैं। लेट अस से मैंने अपनी एक बाइसिकल थी, राइट, मैंने अपनी एक बाइसिकल थी जो थोड़ी सी टाटर्ड बाटर्ड कंडीशन में थी, लेकिन मतलब ठीक कराने में चल जाती।
थोड़ी सी मतलब ये था कि मेरे को टाइम नहीं मिला रिपेयर कराने का, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं कहीं बाहर जा रही थी, तो मैंने वो साइकिल आपके यहाँ रखवा दी। ठीक है, आप कौन हो, मान लीजिए एक यंग बॉय हो, ठीक है, मैंने वो साइकिल आपके यहाँ रखवा दी और आपने बोला कि मैंने आपको ये बोल दिया कि देख लेना, यूज करनी हो तो देख लेना जैसे करना, ठीक है, बस अपने पास संभाल के रखो, मैं 2 हफ्ते बाद आऊंगी तो आपसे ले लूंगी। और कोई ना आपने पैसे की बात करी ना मैंने पैसे की बात करी। सो मैं आपको ये जरूर बोल गई कि 2 हफ्ते के बाद मैं आऊंगी तो मैं आपसे ले लूंगी। अब आप बीइंग अ यंग बॉय, आपको लगा कि चलो एक साइकिल मिल ही गई है, तो आपने उस साइकिल पे 2-3 हजार का खर्चा करा और उसको अच्छे से रिपेयरेबल कंडीशन, रिपेयर करा के उसकी अच्छी सी कंडीशन करा ली। और सुबह 15 दिन के लिए जो कोई काम आपने पकड़ लिया जिसमें आप साइकिल पे जा सकते हो, न्यूज़पेपर डिलीवरी या वट एवर, और उसके बदले में आपको पैसे मिलने थे। तो मान लीजिए आपने 2-3 हजार का खर्चा मिला और करा, और आपको उसके बदले में लेटर से 10 हजार की वो 15 दिन में कोई इनकम होनी थी। तो वो आपने अपने माइंड को फिक्स कर लिया कि हाँ मेरे को 10 हजार की 15 दिन में इनकम होगी और ये 2-3 हजार का मेरा खर्चा हुआ, तो मैडम जो साइकिल देगी उसका भी मेरे को फायदा हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं 1 हफ्ते बाद ही आ जाती हूँ और मैं कहती हूँ भाई मेरी साइकिल दे दो। तो जो साइकिल मैं आपसे ले रही हूँ, ठीक है, अभी मैं रिपेयर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो ठीक है, जो हम बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। मेन जो मेरा फोकस है कि आपको मेरे से, जो मेरे साइकिल वापस लेने से जो 1 हफ्ते का नुकसान होगा, क्या वो मुझे बियर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। यहाँ पर उस पॉइंट को देखिए कि बेलर मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज विच इज सफर्ड बाय द बेली, दैट इज इन excess of the benefit received when he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry। तो जितना उसको फायदा हुआ उससे ऊपर अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान मुझे उसका बियर करना होगा, क्योंकि मेरे उसके, मैंने उसको जो बोला था कि 15 दिन तक वो रखो, चाहे ग्रेटिट्यूस है, इसमें ध्यान दीजिएगा, चाहे वो ग्रेटिट्यूस थी, क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूस में तो ऑब्वियस ही है, होगा ही होगा, इवन ग्रेटिट्यूस में भी होगा कि अगर मैं वो सामान आपसे जल्दी ले लूंगी तो मेरे उसके उठा लेने से कुछ भी अगर नुकसान हो रहा है, वो नुकसान जो आपके बेनिफिट को भी सरपास कर रहा है, तो वो नुकसान मुझे बियर करना। ठीक है जी, इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ना आपके अन हो रहा है तो यस, बियर करना। ठीक है, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बेली को, वो जो 1 हफ्ते का उसको नुकसान होगा। उसमें ऑफ कोर्स वो रिपेयर्स को एडजस्ट कर लेगा, वो कॉमन सेंस की बात है, उसमें से वो माइनस प्लस करके उसको अकॉर्डिंगली वो सेट ऑफ करवा देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ऑलरेडी वो सब चीजें कराता ही है। Now, another point is bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment। मतलब मैं चोरी का स्कूटर आपके पास रख के चली गई और हुआ क्या, पुलिस वाला आ गया और उसने आपको पकड़ के आपके ऊपर फाइन लगा दिया, ठीक है ना, तो यहां पर अब नुकसान कौन भरेगा? मैं भरूंगी, क्योंकि आपका जो नुकसान था वो मेरी वजह से हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट, वो मेरे गुड्स थोड़ी थे। सेम वे, if the bailor was not entitled to receive back the goods, still उसने मांग लिए, to give directions respecting them, जैसे कोई डिफेक्टिव टाइटल, वही सब इन सब केस में डिफेक्टिव है, तो उस केस में जो बेलर है वो बेली को इंडेमनिफाई करेगा। अनदर पॉइंट विच इज इन दिस सेक्शन इज सेक्शन 164, बेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला तो ये कि वो इंडेमनिफाई करेगा लॉस। दूसरा, वो गुड्स रिसीव बैक करेगा, यानी जब बेली उसको सामान जो वो रख गया था, वो साइकिल जो रख गया था, अगर वो वापस देने की कोशिश कर रहा है और बेलर उसको रोक रहा है, यानी जब टाइम पीरियड खत्म हो गया या पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है उस चीज का जिसके लिए जिसकी हमने बेलमेंट करवाई है, और बेली जो है वापस देना चाह रहा है पर बेलर रिफ्यूज कर रहा है, तो इन दैट केस द बेली कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर द सेफ कस्टडी। यानी 15 दिन के बाद, अभी एक मिनट के लिए उस साइकिल को मैं कोई एनिमल बना देती हूँ, 1 मिनट के लिए हॉर्स बना देती हूँ, तो 15 दिन के बाद हॉर्स के जो खाने पीने के खर्चे अदरवाइज अगर मान लीजिए मैं नहीं भी बियर कर रही थी तो भी बियर करूंगी, उसको संभाल के रखने की भी करूंगी। अगर ये गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उसको लॉकर में रख के आ रहे हैं भाई, ये सोच के, ये 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रही हूँ कि मैं अभी आपसे नहीं ले रही, हो सकता है मेरे घर में कोई रिस्की सिचुएशन हो तो मैं आपसे नहीं ले रही, तो वो आप संभाल के रख रहे हो, तो आपके जो संभालने के चार्जेस हैं वो मुझे बियर करने पड़ेंगे। सो देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स फॉर दिस। इसमें एक और एग्जाम्पल जो लिखा है वो देख लेते हैं। एक्स डिलीवर्ड इज कार टू एस फॉर 5 days फॉर सेफ कीपिंग, हाउएवर एक्स डिड नॉट टेक बैक द कार फॉर 1 month। तो 5 दिन के लिए दी थी गाड़ी, 1 महीने तक वापस नहीं ली। तो अब जो भी गाड़ी को संभाल के रखने के खर्चे हैं, चौकीदार को पैसे दे रहा होगा, सफाई के लिए पैसे दे रहा होगा, वो सारे खर्चे, चाहे वो खड़ी भी हुई है तो भी सारे रीजनेबल एक्सपेंसेस आप उससे रिकवर कर सकते हो। दिस गोस टू दीज पॉइंट्स ऑल्सो वंस एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। वाके आते हो।
तो पहले तो आपने उसके पास सामान रखवा दिया, अब उसकी ड्यूटीज ही बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, अब ये दोनों तरह की बेलमेंट्स में आएगा, अनलेस इट इज गिवन इन द पॉइंटर्स बिलो, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे दोनों तरह की बेलमेंट्स में चल रहा है, चाहे वो ग्रेटिट्यूअस हो चाहे वो नॉन ग्रेटिट्यूअस हो। तो सबसे पहला तो ये है कि ही हैज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो बेली को वैसी केयर रखनी है सामान की जैसे कि वो खुद अपने, मतलब मेरे सामान की वो वैसे ही केयर करेगा जैसे वो अपने सामान की करता है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 और 13 क्विकली से रीड करके मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। वेरी इजी एग्जाम्पल्स। में रखने के लिए। और कोई फ्लड्स वगैरह की वजह से गुड्स डैमेज होते हैं तो बी उसके लिए लायबल नहीं है फॉर द लॉस। राइट, सो बिकॉज उसने रीजनेबल केयर की ली है दोनों केसेस में, जहां जहां रीजनेबल केयर थी, तो वहां पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर दी जाती हैं और वो फॉलो नहीं की जाती हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो बेली है वो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस डिस्ट्रक्शन और डिटीरिएशन ऑफ थिंग्स बेल्ड, अगर उसने रीजनेबल केयर ली थी। यानी कि कोई भी अगर नुकसान हो जाता है किसी चीज को, लेकिन हमने रीजनेबल केयर ली फिर भी नुकसान हो गया, तो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि रीजनेबल केयर क्या होती है, वो केस टू केस वेरी करती है। जैसे कि अगर ज्वेलरी होगी तो रीजनेबल केयर अलग होगी, अगर गोडाउन में गुड्स हैं तो वो अलग होगी। बट फिर भी एक जो नेचुरल कॉमन प्रूडेंस हम जिसको बोलते हैं, वही हमारा पैरामीटर रहता है। पर इतना जरूर है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने गोडाउन में कुछ गुड्स हैं उनकी इंश्योरेंस करा दी, ठीक है, और वो गुड्स चोरी हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि सर मैंने ताला तो नहीं मारा था बट हाँ इंश्योरेंस करा दी थी, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज दैट इज मोर नेचुरल कि मैं पहले लॉक करूँ उसके बाद इंश्योरेंस कराऊं। सो नेचुरल जो सर्कमस्टांसेस में जो रीजनेबल केयर होती है, उसी को हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है।